हेलो बच्चों, नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एप्लीकेशन पर। तो आज ही हमारी पहली क्लास है जहां पर हम एप्लीकेशन में आप लोगों से मिल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। देखो, अगर ये जो हमारा प्रैक्टिस बैच होता है ये डिपेंड करता है आपकी जीएस की क्लासेस पर, कि आपकी जो जीएस की क्लासेस हो रही हैं एप्लीकेशन में, ठीक है, अब तो एप्लीकेशन में स्टार्ट हो गई होंगी, तो उनमें सिलेबस कितना आगे चल रहा है, उसमें सिलेबस कितना आगे बढ़ रहा है। उन क्लासेस में सिलेबस आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर जीएस की प्रैक्टिस सेशन में भी, ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आगे के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और अगर उन क्लासेस में सिलेबस बहुत धीरे धीरे चलेगा तो यहाँ पर भी वैसा ही होगा। अब जैसे आज आपकी पॉलिटी की क्लास नहीं हुई थी, है ना, एक दिन और नहीं हुई, तो पॉलिटी की क्लास का जो सिलेबस है वो बहुत पीछे है आपका। तो इसलिए पॉलिटी में ये ध्यान रखना है कि थोड़ा बहुत अगर आगे का हो भी जाता है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी का केमिस्ट्री में भी लगभग लगभग उतना ही हुआ है, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन ही चल रहा है वहां पर, ठीक है, तो वहां पर भी कुछ ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी में भी वही है, ठीक है ना, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। स्टैटिक जीके में जरूर सिलेबस बहुत, ठीक है, अच्छे से चल रहा है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। स्टैटिक जीके मतलब सब में सही चल रहा है मैं ये कहूंगा, लेकिन स्टैटिक जीके में कंपैरेटिवली थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा सही है, मतलब तेज चल रहा है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और वेरी गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं, फर्स्ट क्लास है, जबरदस्त। तो इसलिए आज का सेशन मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मतलब 2 घंटे का तो नहीं होगा, है ना, इतना लंबा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कुछ नया है ही नहीं, तो बस नई चीजें ऐड नहीं हुई हैं, तो बस हमें, ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा ध्यान देना है। आइए तो शुरू करते हैं, ठीक है, आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है, और ये पॉलिटी से है। प्रश्न आप देखेंगे इस तरफ हिंदी में है, इस तरफ इंग्लिश में आपका लिखा हुआ है। प्रश्न है, संविधान सभा के पदाधिकारी और समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के पदाधिकारी और समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिसर्स एंड कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, वह बीएन राव ने संविधान का सबसे प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया था। बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है, जो सबसे प्रारंभिक ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो बीएन राव, वेनिकल नरसिंह राव के द्वारा किया गया था। लेकिन ये ड्राफ्ट किसी को पसंद नहीं आया, तो इस ड्राफ्ट के प्रस्तुत करने के बाद फिर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है 29 अगस्त 1947 को। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब इस समिति के अध्यक्ष बनते हैं। ये ओवरऑल 7 सदस्यीय 7 मेंबर्स थे इस कमेटी में, 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनके 4 सहयोगी, उनके 4 सहयोगी, मतलब टोटल 5 लोग इस समिति के बनने से लेकर और संविधान के निर्माण तक बने रहे। लेकिन 2 लोग ऐसे थे, ठीक है, जिनके स्थान पर 2 नए लोग आए। एक तो थे इसमें बीएल मित्र, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, तो बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव आए। अब जब आपके लेक्चर में ये बातें पढ़ाई जाएंगी तो ये पहले से ही आपको पता होंगी, आप आगे आगे बोलोगे। तो बीएल मित्र के स्थान पर एन माधवराव आए। और दूसरे हैं आपके डीपी खेतान साहब, जिनकी असमय मृत्यु हो गई पद पर रहते हुए, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जगह पर हम, ठीक है, टीटी कृष्णाचारी साहब को लेकर आए, ठीक है, उनके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी आए। बाकी का, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी इस समिति में एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस से थे। इसके अलावा इस पूरी प्रारूप समिति में, ड्राफ्टिंग कमेटी में, एक भी मेंबर कांग्रेस से नहीं था। केएम मुंशी केवल कांग्रेस से थे। तो बाबा साहेब, केएम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला जो कि मुस्लिम थे, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी आयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो टोटल, और 2 वो हो गए, ठीक है, एक आपके वीएल मित्र जिनके स्थान पर एन माधवराव आए हैं, और एक डीपी खेतान जिनके स्थान पर टीटी कृष्णाचारी आए हैं। संविधान सभा के जो सेक्रेटरी थे वो एचबीआर आयंगर थे। यस, ये बात ध्यान रखना है, सेक्रेटरी एचबीआर आयंगर थे। और एसएन मुखर्जी या एलएन मुखर्जी भी कह देते हैं इनको, उनको मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। चीफ ड्राफ्टमैन एलएन मुखर्जी थे। यस, मुख्य प्रारूपकार का मतलब है कि एलएन मुखर्जी वॉज चीफ ड्राफ्टमैन, चीफ ड्राफ्टर या चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एलएन मुखर्जी थे। और जो सेक्रेटरी थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो एचबीआर आयंगर थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। अगला है अल्पसंख्यक उपसमिति, ठीक है, जो आपकी, ठीक है, एडवाइजरी कमेटी थी।
जिसके अंतर्गत 5 उपसमितियां हैं। ठीक है, जो परामर्शदाता समिति, एडवाइजरी कमेटी, जिसके अंतर्गत 5 सब कमेटीज थी, तो उनमें एक अल्पसंख्यक उपसमिति थी जिसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे, ना कि जे.वी. कृपलानी। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, उसके अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। एच.सी. मुखर्जी उसके अध्यक्ष थे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो अब ये बात हमने समझ ली, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ ली। तो आप देखेंगे एक सही है, 2 सही है, 3 गलत हो जाएगा, तो केवल एक। ठीक है ना, मतलब केवल एक और 2, मतलब ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। यहां पर ऑप्शन ए जो होगा आपका वह बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चूंकि आगे संविधान सभा चली नहीं है तो इसलिए अभी कुछ फैक्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना। अभी कुछ नहीं बताऊंगा, जब संविधान सभा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आगे वो फैक्ट बताऊंगा। अगला है, ठीक है, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड द फेडरल स्ट्रक्चर। मतलब संघीय संरचना और प्रांतीय संविधान समिति के संदर्भ में जो सत्य कथन है उनकी पहचान करना है। द कैबिनेट मिशन प्लान ओरिजिनली प्रपोज टू ग्रांट ओनली द पावर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंसेस एंड कम्युनिकेशन टू द सेंटर्स। कैबिनेट मिशन योजना के तहत मूल रूप से केंद्र को केवल, जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके अंतर्गत जो केंद्र होगा, जो संघ होगा, उसको, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन की शक्तियां देने का प्रस्ताव था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली प्रांतीय संविधान समिति ने प्रारंभ में गवर्नर के सीधे चुनाव की सिफारिश की थी कि गवर्नर का सीधा चुनाव होना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। भारत के विभाजन की घोषणा के बाद ही संविधान सभा ने केंद्र को शक्तिशाली बनाने का निर्णय लिया। देखिए, क्या ऐसा हुआ है कि भारत के विभाजन की घोषणा के बाद ही संविधान सभा ने केंद्र को शक्तिशाली बनाने का निर्णय लिया है? प्लीज एक बार इस बात का, ठीक है, सभी लोग जवाब देंगे। जी भैया, हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मैं समझ रहा हूं, मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, मुझे ये बात पता है, मैं ये बात जान रहा हूं। ठीक है, आई नो इट। लेकिन अब ठीक है, हमें आगे तो बढ़ना है ना, हमें आगे तो पढ़ाना है ना। तो मुझे पता है कि वो हुई नहीं है आज क्लास आपकी। हाँ, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, मैं इसी पर था, तो बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। तो यहाँ पर ठीक है, 1, 2 और 3, ठीक है, तीनों बिल्कुल सही होंगे, 1, 2 एंड 3। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संविधान के लेखन, जो संविधान का लेखन है और कलात्मक कार्य के संबंध में, ठीक है, आपको बताना है। देखो, जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, ठीक है, वो इंग्लिश में है, और इंग्लिश में उसको इटैलिक शैली में, जिसको कर्सिव राइटिंग कहते हैं, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। मतलब वो इसके कैलीग्राफर हैं। प्रेम बिहारी नारायण इस कौन है भैया? इसके कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं सुलेखाकार, मतलब लिखने वाले, जिन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा है। जैसे अभी मैं लिख रहा हूं किसी भी चीज को, तो मैं सुलेखाकार हूं, मैं कैलीग्राफर हूं। हिंदी संस्करण को बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है, इसके हिंदी वर्जन को। बिल्कुल सही बात है। और नंदलाल बोस और वीरवर राम मनोहर सिन्हा ने, ठीक है, इस पर ड्राइंग का कार्य किया है। यस, एग्जैक्टली, इस पर इन्होंने ड्राइंग का कार्य किया है, और ये शांति निकेतन से आते हैं, इस पर ड्राइंग का काम किया है। तो ये भी तीनों ही सही होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संविधान सभा के विधायी कार्यों के संबंध में जो गलत कथन है, आपको गलत कथन की पहचान करनी है। संविधान सभा के विधायी कार्यों के संबंध में जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको पहचानना है। 15 अगस्त 1947 के बाद, देखो आपको एक बात समझनी है, मैं बताता हूं कि 15 अगस्त 1947 के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, बस आपको समझ लेना है बहुत डिटेल में। मैं बच्चे इसलिए नहीं जाऊंगा, मैंने पहले भी बता दिया, क्योंकि ये अभी हुआ नहीं है, और मेरी मजबूरी है कि उन्हीं क्वेश्चंस की मैं बार बार आपको कब तक प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। तो आप देखना, संविधान सभा में टोटल मेंबर्स की संख्या 389 थी। जी, एक सेकंड रुकना मेरे प्यारे बच्चे। जी, ठीक है। हाँ, तो यहां पर संविधान सभा में बेटा सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। अब इस 389 का क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे किया गया था कि 296 मेंबर्स जो होंगे वो आएंगे कहां से? ब्रिटिश भारत के प्रांतों से।
296 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से आएंगे, प्रोविंसेस से आएंगे, ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों से आएंगे, और ये इलेक्टेड होंगे। मैंने आपको बताया था ये इलेक्टेड होंगे, और इनका जो इलेक्शन होगा इनका भी क्लासिफिकेशन किया गया है 292 और 4। 292 जो है वो 11 प्रांतों से आएंगे, और 4 जो है वह 4 प्रांतों से आएंगे। अब ये 11 प्रांतों से आने वाले 292 कौन है? ऐसे प्रांत जहां पर गवर्नर का शासन है, मैंने आपको बताया था। और ये 4 में से 4 मतलब 4 प्रांतों से टोटल 4 जो आएंगे वो ऐसे प्रांतों से आएंगे जहां पर चीफ कमिश्नर का शासन है। मेरे प्यारे बच्चे, किसका? चीफ कमिश्नर का शासन है, चीफ कमिश्नर का शासन है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो 296 ठीक है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से आएंगे। अब ठीक है बच्चे, कितने? 296 आउट ऑफ 389, मतलब 389 में से 296 तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से, तो कितने बचे? 93। अब ये 93 कौन से हैं? ये 93 वो है बच्चे जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे। कौन है? जो प्रिंसली स्टेट से आएंगे, प्रिंसली स्टेट से आएंगे 93। लेकिन इनका इलेक्शन नहीं होगा, ये नॉमिनेटेड होंगे। जो रियासत के प्रमुख होंगे उनके द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। तो ये था भैया कैबिनेट मिशन प्लान। ये समझना, ये कैबिनेट मिशन प्लान था। लेकिन इस कैबिनेट मिशन प्लान के बाद इसमें चेंज आया जब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित हुआ, तो एक चेंज हुआ। ये समझना है क्या चेंज हुआ कि जो 389 थी, 389 की संख्या घटकर 299 रह गई। 299 में 70 तो प्रिंसली स्टेट से आएंगे, ठीक है, और 229 जो है वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से आएंगे। 229 ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से आएंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। इस परिवर्तन को हमको समझना है, ऐसा क्यों हुआ, सदस्यों की संख्या क्यों घट गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सदस्यों की संख्या मेरे प्यारे बच्चे इसलिए घट गई क्योंकि पाकिस्तान के बन जाने के बाद पहले संविधान सभा में जो पाकिस्तान के हिस्से के प्रतिनिधि थे वो यहां से हट गए, और पाकिस्तान के हिस्से के प्रतिनिधि हट गए तो स्वाभाविक सी बात है सदस्यों की संख्या यहां पर घट गई, ठीक है, बड़ा स्वाभाविक है, सदस्यों की संख्या घट गई। लेकिन अब हमारी जो संविधान सभा है, ठीक है, इस संविधान सभा में एक बहुत बड़ा चेंज एक तो ये आया कि सदस्यों की संख्या घटी क्योंकि पाकिस्तान के हिस्से के प्रतिनिधि संविधान सभा से बाहर हो गए। दूसरा, अब हमारी संविधान सभा जो है पूरी तरह से एक संप्रभु, ठीक है, एक सवर्ण बॉडी बन गई। हमारी संविधान सभा पूरी तरह से एक सवर्ण बॉडी बन गई, पूरी तरह से एक संप्रभु संस्था बन गई मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। दूसरा, एक और बात हुआ कि अब वो लेजिस्लेचर की तरह भी कार्य करने लगी, मतलब वह स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में भी आ गई, ठीक है। मतलब ये अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्य करती थी। जिस दिन ये संविधान का निर्माण करती थी उस दिन इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जिस दिन ये लेजिस्लेचर के तौर पर कार्य करती थी उस दिन इसके अध्यक्ष जो होते थे वो जीवी मामलंकर होते थे, ठीक है। तो अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्य करती थी हमारी ये जो संविधान सभा है। तो अब हम यहां पर देखेंगे, प्रश्न पर आएंगे। संविधान सभा एक डोमिनियन लेजिस्लेचर के रूप में भी कार्य करने लगी, बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा ने मई 1949 में, बहुत अच्छे से समझना है, संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। यस, मई 1949 में कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता को स्वीकार किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति, यस, और इसी दिन, ठीक है, आपको यह भी पता है कि जनगण मन को राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम और वंदे मातरम को, सॉरी, जनगण मन को नेशनल एंथम राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत, इसी दिन जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत, जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत, ठीक है, हमने अपनाया। संविधान सभा का अंतिम सत्र 26 नवंबर 1949 को आयोजित हुआ था। नहीं, ये बात गलत हो जाएगा क्योंकि संविधान सभा का जो अंतिम सत्र हुआ था 26 नवंबर 1949 को नहीं हुआ था।
26 नवंबर 1949 को सब लोगों को ध्यान रखना है, ये हमारे संविधान सभा का 11th सेशन था। ठीक है, प्लीज ये आगे आपको जब पढ़ाया जाएगा तो बहुत याद आएगा। 11th सेशन था ये हमारा, 11वां सेशन था जो 26 नवंबर 1949 को हुआ। कौन सा सेशन था? ये 11वां सेशन था। जो लास्ट सेशन हमारा हुआ है, मुन्ना बाबू समझना, जो लास्ट सेशन हमारा हुआ है, लास्ट सेशन हमारा हुआ है 24 जैन को, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, लास्ट सेशन हुआ है। तो मैंने इसलिए लाइट कलर के पेन से लिखा है कि आपने इंग्लिश में इसको पढ़ लिया होगा। तो 24 जन 1950 को हमारा लास्ट सेशन हुआ है, ये बात आपको समझनी है बहुत। ओहो, इसमें मैं कौन सा कलर कर दूं, ये वाला कर दूं, 1950 को। ठीक है, लास्ट सेशन हुआ है। और इसी लास्ट सेशन में क्या क्या हुआ मैंने बता दिया कि वंदे मातरम को राष्ट्रगान, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत, जनगणमन को राष्ट्रगान, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पर चुना है ना जी। तो जो गलत कथन है वो हमने पहचान लिया। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा में समुदाय आधारित सीटों के आवंटन के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। ठीक है, संविधान सभा में बेटा, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन की अनुशंसाएं थी, कैबिनेट मिशन ने कम्युनल इलेक्शन राइट, इसको कहते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, तो कम्युनल इलेक्शन राइट को स्वीकार किया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया था। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ये था कि इसमें मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर सीटों का निर्धारण किया गया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रियासतों के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित किया जाना था, नहीं। जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनका नॉमिनेशन होना था, आपको याद होगा। प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स का नॉमिनेशन होना था, ठीक है, उनका मनोनयन होना था। विभाजन के बाद संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 299 रह गई थी, घटकर यस 389 से 299 रह गई। तो 1 और 3 यहां पर सही होगा। ठीक है, 1 और 3 विल बी राइट आंसर। क्लियर है? ये सारी बातें कल हमने बता दी थी। अब हम, ठीक है, बात करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में बहुत अच्छे से। केमिस्ट्री के क्वेश्चन सभी समझने हैं बहुत बढ़िया तरह से। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, काफी डिटेल आपको, काफी डेप्थ में देखने को मिलेंगे। अब डिटेल और डेप्थ में देखने को मिलेंगे तो आपको पूरा कंसंट्रेशन, ठीक है, इन क्वेश्चंस पे अपना करना है। आइए, सबसे पहला प्रश्न है कि दाब के प्रभाव में मेल्टिंग पॉइंट के व्यवहार के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, दाब के प्रभाव में, जब कभी भी हम दाब को बढ़ाते हैं तो दाब को बढ़ाने पर, प्रेशर को बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रेशर को घटाने पर। देखो ध्यान रखना, अगर आप इंप्योरिटीज मिलाओगे, ये मैंने बताया है आपको, इंप्योरिटीज अगर आप मिलाओगे तो इंप्योरिटीज के मिलाने पर मेल्टिंग पॉइंट, इंप्योरिटीज के मिलाने पर मेल्टिंग पॉइंट, मेरे साथ बोलो, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा, घट जाएगा। इंप्योरिटीज के बढ़ाने पर मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? गलनांक कहते हैं। गलनांक वह टेम्परेचर है, ठीक है, जिस पर ठोस गलना स्टार्ट हो जाता है, ठोस गल के द्रव में बदलता है, उसको गलनांक कहते हैं। तो इंप्योरिटीज के मिलाने पर मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर पहले मेल्ट, ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस पे होगा, तो इंप्योरिटीज अगर मिला ली तो मेल्टिंग पॉइंट लो हो गया, मतलब अब 40 डिग्री से ही कम पर वह गलना स्टार्ट कर देगा। ये है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जो है ना, खूब सारी स्नोफॉल हो रही है, ठीक है, हिली स्टेशंस पे। और जब खूब सारी स्नोफॉल्स हो रही है तो वहां पे जो सड़कें हैं वो बर्फ से ढक गई हैं। ऐसे में वहां पर यातायात, वहां पर जो ट्रैफिक है वह बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, इनफैक्ट ट्रैफिक हो ही नहीं पा रहा। तो इसलिए पहाड़ों पर हम क्या करते हैं, हिली स्टेशंस पर, हिल्स पर, रोड पे हम नमक डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, रोड पर हम नमक डालते हैं। और नमक डालने पर क्या होगा कि बर्फ पिघल जाएगी, वहां पे जो स्नो है, ठीक है, बर्फ पिघल जाएगी, बर्फ ठोस है, बर्फ मेल्ट हो जाएगी। क्यों मेल्ट हो जाएगी? क्योंकि गलनांक जो है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। ये तो है मेल्टिंग पॉइंट का प्रभाव अशुद्धि डालने पर। लेकिन ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर आपसे पूछा गया है। एक चीज फालतू ही बताऊंगा, तो प्रेशर बढ़ाने पर उन पदार्थों का गलनांक घट जाएगा जो जमने पर फैलते हैं, जैसे बर्फ और विस्मित। ये बात सही है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो जमने पर फैलते हैं,
ठीक है, दाब बढ़ाने पर उन पदार्थों का गलनांक घट जाता है। दाब बढ़ाने पर उन पदार्थों का गलनांक घट जाता है जो जमने पर बर्फ और, ठीक है, विस्मित जैसे पदार्थ जो जमने पर फैलते हैं। ठीक है, अब यहां पर पूछा गया है पुनर्हिमीकरण, इसको बोलेंगे रेलिगेशन, सॉरी रेगुलेशन। तो अब ये जो पुनर्हिमीकरण रेगुलेशन है, इसकी प्रक्रिया में दाब हटाने पर पानी वापस बर्फ में बदल जाता है क्योंकि गलनांक फिर से बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो क्या पूछा है कि दाब हटाने पर पानी वापस बर्फ में बदल जाता है क्योंकि गलनांक फिर से बढ़ जाता है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस स्थिति में गलनांक मेल्टिंग पॉइंट आपका घट जाएगा। ठीक है, दाब हटाने पर पानी वापस बर्फ में बदल जाएगा, ये बात सही है, क्योंकि गलनांक घट जाएगा। ठीक, गलनांक के घटने पर ही मेरे प्यारे बच्चे जी गलनांक घट जाएगा। क्लियर है, ये बताइए समझ में कितने लोग इस बात से सहमत है कि हाँ सर ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसी है भाई। कितना पढ़ के आई हो आप। ठीक है, नहीं बच्चे देखो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपसे, ठीक है, मेरे प्रश्न में ही उत्तर छुपा था। मैंने बोला कि पानी वापस बर्फ में बदल जाएगा क्योंकि गलनांक घट जाएगा। तो गलनांक के घट जाने पर आप बताओ, जब गलनांक घटेगा तो पानी बर्फ में कैसे बदल जाएगा। गलनांक के घटने पर, मेल्टिंग पॉइंट के लो होने पर, गलनांक के घटने पर उल्टा होगा, बर्फ पानी में चेंज होगा, आइस पानी में कन्वर्ट होगी। भाई गलनांक के कम होने पर तो आइस वाटर बनेगा। वाटर आइस कब बन जाएगा, वाटर आइस तब बन जाएगा जब गलनांक फिर से बढ़ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है, गलनांक फिर से बढ़ जाएगा। तो गलनांक अगर बढ़ेगा तो बिल्कुल सिंपल है, पानी बर्फ में बदल जाएगा क्योंकि गलनांक बढ़ रहा है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाई हो रहा है, और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो रहा है तो उल्टा होगा मेरे प्यारे बच्चे, पानी बर्फ में बदल जाएगा। पैराफिन मोम के लिए दाब बढ़ाने पर, जो मोम होती है पैराफिन मोम, तो पैराफिन मोम के लिए दाब बढ़ाने पर गलनांक कम हो जाता है क्योंकि ये जमने पर सिकुड़ता है। ये गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। पैराफिन मोम के लिए दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है। देखिए दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है, तो ये बात क्लियर है। दाब बढ़ाने पर गलनांक घटता है केवल बर्फ और बिस्मित जैसे पदार्थों के लिए जो जमने पर फैलते हैं। बाकी के अन्य पदार्थों के लिए बेटा दाब बढ़ाने पर गलनांक, ठीक है, दाब बढ़ाने पर बेटा गलनांक कैसा होता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर गलनांक बढ़ जाता है, तो इसलिए केवल एक और दो। अगला प्रश्न है बॉइलिंग पॉइंट और वाष्प दाब के बीच संबंध। बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के संबंध में आपको कथनों पर विचार करना है। बॉइलिंग पॉइंट एंड, ठीक है, वेपर प्रेशर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर। किसी भी तरल का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर उसका वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाता है। आमतौर पर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यह पढ़ती हुआ है कि वो टेम्परेचर है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पर एग्जैक्टली, ठीक है, द्रव, ठीक है, वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द्रव जो है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज एक्चुअली अप टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ऐसा हुआ वो क्वथनांक होता है। लेकिन दैट इज नॉट अ राइट, ठीक है ना, इक्वेशन या फिर राइट डेफिनेशन ऑफ क्वथनांक। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट की सही डेफिनेशन नहीं होती। ठीक है, आप किसी से भी पूछ लेना, हाँ समझाने के लिए मैं भी समझाता हूं अपने स्टूडेंट्स को। ठीक है, कोई भी टीचर और बाकी के यही बात समझाएंगे, समझाने के लिए वो भी कहेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पर पानी उबलना स्टार्ट कर दे, मतलब वो भाप में बदलना स्टार्ट कर दे, वो बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि उसका जो वाष्प दाब है, ठीक है, उसका अपना वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर हो जाए। तो जैसे ही उसका अपना वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर होगा, ठीक है, तो वो जो पानी है वो भाप में बदलना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसका वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर हो गया। जब तक उसका वाष्प दाब बाहरी दाब से ज्यादा होगा, ठीक है, पानी भाप में कन्वर्ट नहीं होगा। जब तक उसका खुद का वाष्प दाब बाहरी दाब के बराबर होगा, ठीक है, तभी वो कन्वर्ट होगा। अगर वाष्प दाब उसका खुद का अपना वाष्प दाब अधिक है तो वो भाप में कन्वर्ट ही नहीं होने देगा। ठीक है, क्योंकि उसका अपना खुद का वाष्प दाब अधिक है, तो उसके वाष्प दाब को बाहरी दाब के बराबर हो जाने पर क्वथनांक स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है, ठीक है, आंतरिक दाब अधिक होता है। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर क्वथनांक है, ठीक है, अगर आप इंप्योरिटीज मिलाते हो, इंप्योरिटीज मिलाते हो तो इंप्योरिटीज मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है। इंप्योरिटीज मिलाने पर जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है, जो आपका क्वथनांक है मेरे प्यारे बच्चे, क्वथनांक बढ़ जाएगा।
क्या हो जाता है, क्वथनांक इंप्योरिटीज मिलाने पर मेरे प्यारे बच्चे हाई हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। अब जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो देखो ऐसा है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप समझना कि जैसे मान के चलिए आप पहाड़ों पर गए, देखिए यहां पर भी मैं पहाड़ को शामिल करूंगा, और ये ऐसे 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और जो मैं पढ़ा रहा हूं इनको रट लो। ठीक है, आप हिल्स पर गए, माफ कीजिए, आप हिल्स पर गए, आप गए भैया पहाड़ों पर, ठीक है, आनंद लेने आप गए पहाड़ों पर। जब आप पहाड़ों पर पहुंचे तो पहाड़ों पर पहुंचने के बाद बच्चे आपने क्या किया कि खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, हम भी गए थे एक बार, ठीक है, मतलब कई बार जा चुके हैं, लेकिन एक बार क्या हुआ था कि हमने एक रिजॉर्ट लिया, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ हम गए। तो रिजॉर्ट में क्या होता है बच्चे, सारी चीजें मिलती हैं वहां पे, किचन होता है, ड्राइंग रूम होता है, मतलब पूरे घर आपको मिलता है रिजॉर्ट में। ऐसे हमने किचन में गए, किचन में हम अपने घर से सामान लेके गए थे, दाल चावल वगैरह, मैगी फैगी और भी सब्जी वगैरह सब अपनी कार में रख के ले गए। तो वहां पर हमने जो ना उनके बर्तनों को एक बार साफ किया कि भाई यूज करने से पहले उनके बर्तनों को एक बार साफ कर लें, वहां पर पहले से ही थे। अब साफ किया तो हमने कुकर में, ठीक है, दाल चढ़ाने रख दी, दाल बनाने रख दी कुकर में। अब जितना पानी मैं यहां पर डालता हूं प्लेन्स पर, मैंने उतना ही पानी दाल में डाला, रख दी मैंने, सीटी उतनी उतनी आई, लेकिन मैंने देखा कि पानी पूरा जल गया लेकिन दाल नहीं बनी, और पानी पूरा जल गया दाल नहीं बनी, जबकि प्लेन्स पे दाल बन जाती है, वहां नहीं जम। तो वहां पर क्या रीजन था कि वहां पे दाल नहीं बनी, क्योंकि बच्चे ऐसा होता है कि हिल्स पे जो वायु दाब होता है वह कम होता है, हिल्स पे वायु दाब कम होता है, हिल्स पे वायु दाब कम होता है। और प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी बन जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में एक तो टेम्परेचर तो है ही, ऊपर से प्रेशर भी ज्यादा है, ज्यादा प्रेशर और ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, जैसे आपने एक लिया प्रेशर कुकर और एक लिया भगोने, दोनों पे आपने चावल रख दिए, ठीक है, सेम आपने टेम्परेचर दिया, और आप देखोगे कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी बन जाएंगे, भगोने में नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि भगोने के ऊपर एक साधारण सी आपने प्लेट डाली हुई है, साधारण सी एक प्लेट डाली हुई है आपने भगोने के ऊपर, और वह जो साधारण सी एक प्लेट है वो इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर रही कि वो जो भाप है वो अंदर चावल को पकाने में लगे, ठीक है, तो वो भाप जो है वो निकल के चली जा रही है। लेकिन प्रेशर कुकर में होता क्या कि प्रेशर कुकर में एक प्रेशर इतना बढ़ा दिया गया है कि जैसे ही क्वथनांक पर वो जल गया, जल के क्वथनांक पर जाने के बाद, ठीक है, जो भाप की गुप्त गुप्त ऊष्मा है, उस भाप की गुप्त ऊष्मा ने उस चावल को या उस दाल को पकाने पर, ठीक है, अपना समय खर्च किया, अपनी एनर्जी खर्च की, इसलिए जल्दी पक गया। सिंपल सी बात है। मैंने क्या किया, एक भगोना लिया, ठीक है, और भगोने को मैंने प्लेट से भी नहीं ढका, भगोने को मैंने प्लेट से भी नहीं रखा, मैंने भगोने में बेटा चावल डाले, मैंने भगोने में पानी डाला, और सेम अमाउंट में चावल लेकर मैंने एक प्रेशर कुकर में रख दिया, और मैं चावल बना रहा हूं। मैं देखूंगा चावल 2 सीटी में फट से बन जाएगा, एक ही सीटी में बन जाएगा चावल। प्रेशर कुकर जितना बड़ा, चावल उतना जल्दी बनेगा, क्योंकि उतना ज्यादा दाब क्रिएट होगा। ये आपने देखना, इस बात को आप महसूस करना, अनुभव करना। प्रेशर कुकर जितना बड़ा होगा उतना जल्दी खाना बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा, उसके अंदर उतना दाब बनेगा। भगोने में क्या होता है कि भगोने में जो जैसे ही पानी उबलना स्टार्ट हुआ, तो भगोने पर पानी के उबलने के बाद, ठीक, अब वो जो लिक्विड है वो भाप बन रहा है, किस पॉइंट पर? लिक्विड भाप बनना है बॉइलिंग पॉइंट पर, क्वथनांक पर। तो लिक्विड भाप बनना है, तो भाप जो है वो उड़ती चली जा रही है, ठीक है, भाप उड़ती चली जा रही है। लेकिन अगर आप उस भाप को ढक देते तो वो भाप जो है वो खर्च होती, ठीक है, उसके भीतर चावल या दाल को पकाने में, उसके भीतर चावल या दाल को पकाने में बेटा वो भाप खर्च होती। भाप की गुप्त ऊष्मा जो होती है सेम टेम्परेचर पर पानी से, उबलते हुए पानी से अधिक होगी, ठीक है ना। एक गर्म पानी है और एक भाप है, और सेम टेम्परेचर की भाप है, सेम टेम्परेचर का गर्म पानी है, तो लेटेंट हीट जो होगी, गुप्त ऊष्मा, वो भाप की अधिक होगी। क्लियर? इसलिए भाप से जलने पर आपको ज्यादा जलन होती है, ज्यादा दर्द होता है जब आप भाप से जल जाते हैं। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी चीज ढक रही है और आप उसे बना रहे हो, ठीक है, जैसे भगोने में कोई चीज बन रही है और आपको चलाना है, लेकिन ऊपर से प्लेट डाली हुई है। प्लेट हम इसलिए रख देते हैं कि जल्दी खाना पक जाए। क्यों? क्योंकि भाप ऊपर ना उड़े। हमारे घर पे हमारी माताओं को, हमारी बहनों को ये बात नहीं पता, स्पेशली माताओं वगैरह को नहीं पता। उन्होंने अपने अनुभव से इस बात को सीखा है कि खाना ढक देंगे तो जल्दी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, उसके भीतर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यही होता है। अब पहाड़ों पर क्या है कि वायुदाब कम है, तो वायुदाब कम है तो ऑब्वियस सी बात है बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, समझना मेरे प्यारे बच्चे, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लो हो जाएगा।
बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा, क्वथनांक घट जाएगा। ओहो यस, देख क्वथनांक घट जाएगा। घट जाएगा मतलब क्वथनांक कि पहले भाप बन रही थी 100 डिग्री सेल्सियस पर, पानी उबल रहा था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन रही थी, अब भाप बननी स्टार्ट हो जाएगी 90 डिग्री पे ही। अब जब भाप बननी बेटा कम टेम्परेचर पे ही स्टार्ट होगी, 90 डिग्री पे ही स्टार्ट होगी भाप बननी, तो इसका मतलब क्या होगा, बोलो, इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर के कम होने पर भाप बननी स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि वह जो भाप है मेरे प्यारे बच्चे वो चली जाएगी, ठीक है, उस पात्र को छोड़कर, उस बर्तन को छोड़कर वो भाप चली जाएगी, उस पात्र बर्तन को छोड़कर वो भाप चली जाएगी। और वो भाप जब उड़ गई, वो भाप चली गई, जबकि उसको जाना कहां चाहिए था। अगर वो अधिक टेम्परेचर पे भाप बनती, वो 100 से ऊपर बनती, मतलब अगर बॉइलिंग पॉइंट हाई होने पर वो भाप बनती तो उस भाप के पास ज्यादा लेटेंट हीट होती। वो कम टेम्परेचर पे भाप बन रही है, एक तो कम लेटेंट हीट है, ऊपर से निकल भी रही है, जा भी रही है, तो इसलिए खाना पकने में देरी लग रही है, इसलिए खाना पकने में देरी लग रही है। इसी बात पे सब लोग एक बार थम्स अप करो, जिसको हार्ट की इमोजी वगैरह देनी है वो इमोजी दो। आई बात समझ में? तो देखो सिंपल सा, नहीं नहीं नहीं, नहीं कंफ्यूज नहीं होना। अरे मेरे प्यारे बाबू मैं हूं यहां पे, और जब तक मैं हूं, ठीक है, मेरे होते हुए कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल सी बात है। अभी हम प्लेन्स में हैं, मैं अभी आगरा में हूं, मैं आगरा से क्लास ले रहा हूं आपकी, है ना, मैं आगरा में हूं। मैं आगरा में बेटा खाना पकाता हूं। खाना पकाने में मैं पानी डालता हूं दाल में, ठीक है, और वो सारी चीजें जो मैं डाल के खाना पकाता हूं, ठीक है, और मेरा एक अपना अनुभव है कि इतनी दाल में इतना पानी डालने पे अच्छी दाल बन जाती है, दाल पक जाती है। मान के चलिए अभी मैं, ठीक है ना, कुछ दिन बाद मैं अपनी फैमिली के साथ अकेला भी जा सकता हूँ। मैं चला गया किसी हिल स्टेशन पे चला गया। अब हिल स्टेशन पे क्या कि वायुदाब कम है, वहां पर हिल स्टेशन पे वायुदाब कम होता है, ठीक है, ये क्लियर है, पहाड़ों पर, तो वहां पर वायुदाब कम है। तो वहां पर वायुदाब के कम होने की वजह से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो क्वथनांक होगा, वह क्वथनांक आपका घट जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वायुदाब वहां पर ऑलरेडी कम है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाकर ही तो खाना जल्दी बनता है, ठीक है, प्रेशर कुकर में दाब बढ़ाकर। हम खाना भगोने में भी बना सकते हैं, भगोने में भी खाना बन जाएगा। लेकिन देखो आपने देखा होगा जब कभी भी, ठीक है, आपकी मम्मी को जल्दी खाना बनाना हो, कल को आपकी शादी हो जाएगी, आपकी वाइफ को जल्दी खाना बनाना हो और आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आप लेट हो रहे हैं और उन्हें जल्दी आपके लिए खाना बनाना हो, तो वो सब्जी को फिर प्रेशर कुकर में बनाएंगी, कढ़ाई में नहीं बनाएंगी। क्यों? क्योंकि उनका अनुभव है प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि प्रेशर कुकर ने दाब बढ़ा दिया। तो भैया जब आप पहाड़ों पर गए, पहाड़ों पर ऑलरेडी वायु दाब कम है, वही प्रेशर कुकर है लेकिन वायु दाब कम है। तो वायु दाब के कम होने पर क्या होगा, ठीक है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो हो जाएगा। वायु दाब के कम होने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चे? लो हो जाएगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा तो मतलब कम टेम्परेचर पर ही पानी उबलना स्टार्ट कर देगा। तो जब कम टेम्परेचर पर पानी उबलना स्टार्ट कर देगा तो लेटेंट हीट उसमें इतनी नहीं होगी, स्वाभाविक सी बात है, तो खाना पकने में देरी लेगा। अब जब मैंने पहाड़ों पे दाल बनाई, लिटरली मुझे पता है कि पानी पूरा जल गया। फिर मुझे याद आया, अरे यार मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं भी ये गलती कर रहा हूँ, तो मुझे तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिर मैंने उस कमी को, ठीक है, सुधारा। मैंने पानी ज्यादा डाला, जितना प्लेन्स पे मैं पानी डालता था उससे ज्यादा मैंने पानी डाला, ठीक है, प्लेन्स पे डालने वाली पानी से ज्यादा मैंने पानी का यूज किया। ओके, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है? हाँ, अगर हम इंप्योरिटीज मिलाएंगे तो इंप्योरिटीज के मिलाने पर बेटा बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तो इसलिए पता है हमारी मम्मी को पता नहीं ये बात, फिर भी हमारी मम्मी क्या करती हैं कि जब दाल बनाती है प्रेशर कुकर में, जितनी भी मेरी प्यारी बच्चियां हैं जिन्होंने मम्मी के साथ खाना बनाया है वो इस बात को अगर समझें तो प्लीज एक बार बताना, ठीक है ना, और थम्स अप मुझे करना कि मम्मी क्या करती है कि दाल बनाते समय दाल में नमक डाल देती हैं। नमक क्या है? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या करता है? बॉइलिंग पॉइंट को हाई कर देता है तो दाल जल्दी बन जाती है। ऐसी चावल में नमक डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि इससे बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई? प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है क्योंकि आंतरिक दाब अधिक होता है। ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाना कठिन होता है, क्यों नहीं? क्योंकि पानी का क्वथनांक पर्वतों पर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है, बढ़ नहीं जाता, पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, लो हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। तो एक और दो सही है, ठीक है। और आपको असत्य कथन बताना है तो असत्य कथन आपका केवल 3 होगा। असत्य कथन कौन सा होगा? केवल 3।
ठीक है, अब मेल्टिंग का भी समझ लो। मेल्टिंग का क्या होता है? मेल्टिंग का ये होता है कि अगर आप, ठीक है ना, कोई भी अशुद्धि इम्प्योरिटी मिला दोगे, इम्प्योरिटी मिला दोगे, तो इम्प्योरिटी के मिलाने पर जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो हो जाएगा। इम्प्योरिटीज के मिलाने पर मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। और जबकि क्वथनांक में क्या है, इम्प्योरिटीज के मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज के मिलाने पे बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज के मिलाने पे बढ़ जाता है, और बच्चे इम्प्योरिटीज के मिलाने पर मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाता है। क्यों? मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। अगर पहले वह पिघल रहा है, इधर ध्यान रखना, पहले वह पिघल रहा है 40 डिग्री पर, ठीक है, तो अब 30 डिग्री पर ही पिघलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इम्प्योरिटी मिल गई, तो मतलब जल्दी पिघलेगा ना। पहले 40 पे पिघल रहा है, 30 पे पिघलना स्टार्ट कर देगा, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। देखिए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा किसी को भी। अब डिफ्यूजन के संबंध में आपको बताना है, डिफ्यूजन और काइनेटिक एनर्जी। ग्राहम के नियम के अनुसार समान परिस्थितियों में ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन 4 गुना तेज ज्यादा डिफ्यूज होती है। करेक्ट बात है। देखिए, अगर परिस्थितियां समान है, ठीक है, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, ठीक है ना, 4 टाइम्स मोर, ठीक है, हाइड्रोजन देन द ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन की द रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ऑक्सीजन की तुलना में 4 गुना, ठीक है, अधिक है समान परिस्थितियों में। विसरण की दर गैसों में विलेयता बढ़ाने पर हमेशा बढ़ती है। यस, जैसे जैसे आप गैसों में विलेयता बढ़ाएंगे, ठीक है बेटा, जैसे जैसे आप गैसों में विलेयता बढ़ाएंगे तो विसरण की दर हमेशा बढ़ेगी। जैसे जैसे आप, ठीक है ना बच्चे, गैसों में विलेयता बढ़ाएंगे तो विसरण की दर हमेशा बढ़ेगी। विसरण की दर गैस के तापमान के वर्गमूल के सीधे समानुपाती होती है। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूं। ये टाइप नहीं कर पाए भैया उसको। चलो, तो विसरण की दर गैस के तापमान के वर्गमूल के सीधे समानुपाती होती है। जल्दी से फटाफट से इस कथन का आप मुझे जवाब दीजिए, इस प्रश्न का। ठीक है, इसमें आपको सत्य कथन चुनना है। पहला वाला सही है कि ग्राम के नियम के अनुसार, ग्राम बोलते हैं कि समान परिस्थितियों में ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन 4 गुना ज्यादा विसरित होती है। हम पढ़कर आए हैं, अगर परिस्थितियां समान हैं तो परिस्थितियां समान होने पर ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन 4 गुना। विसरण की दर गैसों में विलेयता बढ़ने पर हमेशा बढ़ती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है कि विसरण की दर जो है वह गैसों में विलेयता बढ़ने पर हमेशा बढ़ती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, जैसे जैसे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, सोल्यूबिलिटी गैसेस में बढ़ेगी। जैसे जैसे सोल्यूबिलिटी गैसेस में बढ़ेगी तो गैसेस में सोल्यूबिलिटी के बढ़ने पर विसरण की दर घटेगी। गैसेस में सोल्यूबिलिटी मतलब गैसों में विलेयता के बढ़ने पर, सोल्यूबिलिटी अगर गैसेस में बच्चे बढ़ेगी तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन मे बी इंक्रीज, सॉरी मे बी डिक्रीज, तो द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज होगा। ये गलत हो गया, ये सही है, बिल्कुल सही है कि विसरण की दर गैस के तापमान के वर्गमूल के सीधे समानुपाती होती है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, एक और बी। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नोट कर लेना। आपको कोई एमसीक्यू क्लास नहीं लगती होगी, आपको ऐसा लगता होगा आप थ्योरी पढ़ रहे हैं क्या, है ना? तो क्लियर है। देखो, विसरण की दर गैसों के तापमान के वर्गमूल के सीधे समानुपाती होती है, बिल्कुल करेक्ट है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द गैसेस। मतलब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। ठीक है, क्या होगा? गैस के तापमान के वर्गमूल के सीधे समानुपाती होगी विसरण की जो दर होगी। लेकिन अगर आप गैसों में अशुद्धियां मिलाएंगे तो विसरण की दर घटेगी, विलेयता, है ना, अशुद्धियां। अगला प्रश्न है, इवेपोरेशन की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इवेपोरेशन, बाष्पीकरण, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा, बाष्पीकरण बढ़ जाएगा, हवा के चलने पर बाष्पीकरण बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो बाष्पीकरण कम हो जाएगा, आर्द्रता बढ़ेगी। ठीक है, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बाष्पीकरण बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा तो बाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, तो जो आपकी इवेपोरेशन होती है, बाष्पीकरण होती है,
बाष्पीकरण का कुछ ऐसा सीन है बच्चे, मैं आपको बताता हूं। एवेपोरेशन का कुछ ऐसा सीन है। कहाँ है एवेपोरेशन? कहीं से उठा लो एवेपोरेशन, कंसीडर एवेपोरेशन, यहां से उठा लेते हैं हम एवेपोरेशन। ये उठा लिया हमने एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का ये सीन है, सब लोग प्लीज इसको समझना कैसा सीन है। चलो कैसा सीन है मैं आपको बताता हूं एवेपोरेशन का। कि टेम्परेचर के बढ़ने पर एवेपोरेशन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया के बढ़ने पर एवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इसलिए पता है क्या होता है, ये समझना। डेजर्ट में आपको नागफनी, मरुस्थलों में आपको नागफनी, कैक्टस वगैरह ऐसे पेड़ देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कांटे नुमा होते हैं। आपने देखा होगा नागफनी वर्ग के जो पेड़ पौधे होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑलरेडी ह्यूमिडिटी बहुत कम है, ठीक है, उनके पास पानी नहीं है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों ने क्या किया, अपने पत्तों को इतना सिकोड़ लिया है, इतना सिकोड़ लिया अपने पत्तों को कि पत्ते कांटों के रूप में तब्दील हो गए हैं। तनों पर उन्होंने बैग्स लपेट ली है, तनों पर, क्योंकि तनों से भी इवेपोरेशन ना हो पाए। इवेपोरेशन होगा तो पानी चेंज हो जाएगा किसमें, जलवाष्प में। और जब पानी जलवाष्प में चेंज हो जाएगा तो वो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं उसको कंज्यूम करने की, कि वो पानी को बनाए रखें, क्योंकि पानी उनकी ग्रोथ के लिए बड़ा जरूरी है। तो वो पानी को बनाए रखें, तो वो ऐसी कोशिश करते हैं पानी को बनाए रखने की। ठीक है, क्लियर है? तो इसलिए ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने पर इवेपोरेशन बढ़ता है, सरफेस एरिया के बढ़ने पर। ठीक है, अगर पवन चलती है, विंड फ्लो होता है, विंड फ्लो होता है, तो विंड फ्लो के होने पर भी देखिए इवेपोरेशन बढ़ता है। विंड फ्लो के होने पर भी इवेपोरेशन बढ़ता है, लेकिन बस केवल एक ही स्थिति में इवेपोरेशन, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा ह्यूमिडिटी के बढ़ने पर। तो बाष्पीकरण की दर तरल की गहराई पर निर्भर नहीं करती यदि सतह क्षेत्र समान रहे। ठीक है, तरल की गहराई पर निर्भर नहीं करती यदि सतह, ठीक है, क्षेत्र, सरफेस एरिया समान रहे, तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन कैन बी अनचेंज्ड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, अगर समान रहता है। बिल्कुल सही बात है। वायु की गति बढ़ने पर बाष्पीकरण इसलिए बढ़ता है क्योंकि यह तरल के ऊपर की आर्द्र हवा को हटा देता है। यस, ठीक है, कि किसी भी तरल के ऊपर की जो आर्द्र हवा है इसको हटा देगा, तो इसलिए बाष्पीकरण बढ़ जाएगा वायु की गति बढ़ने पर। अगर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है तो बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसको बताइए भाई। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, प्रेशर, प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होती है इवेपोरेशन। ठीक है, ये हम, ठीक है, बताना भूल गए कि प्रेशर के बढ़ने पर इवेपोरेशन, ठीक है, प्रेशर के बढ़ने पर इवेपोरेशन कम हो जाएगा और प्रेशर के घटने पर इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। तो प्रेशर में कमी आ रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आने पर ये बढ़ जाएगा। तो तीनों ही सही होंगे, 1, 2 एंड 3। मजा आया आपको? तो मतलब जितना भी आपने पढ़ा उसका आपका कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। आपको पॉलिटी में भी बहुत मजा आता, अगर पॉलिटी आगे चलती तो बहुत मजा आता। इसलिए मैं जान मान के पॉलिटी ज्यादा डिटेल में गया नहीं। मैंने कि क्यों मैं जाऊं ज्यादा डिटेल में, क्योंकि पॉलिटी मेरे प्यारे बच्चे आपका भी वही नहीं है ना जी। अगला प्रश्न है, क्रिटिकल पॉइंट पर द्रव और वाष्प के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। ये तो मैंने कल भी बताया था। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि क्रिटिकल पॉइंट पर एक द्रव और वाष्प के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा बिल्कुल शून्य हो जाएगी। जब बर्फ पिघलती है तो वह परिवेश से ऊष्मा अवशोषित करती है। बर्फ पिघलेगी तो वो अपने आसपास से ऊष्मा को अवशोषित करेगी, जिससे परिवेश का टेम्परेचर कम हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, बर्फ पिघलेगी तो ऐसा करती है, बिल्कुल। और निक्षेपण, डिपोजिशन, वो है जिसमें गैस सीधे ठोस में बदल जाता है बिना द्रव में बदले। यस, एग्जैक्टली सही है। तो डी विल बी राइट आंसर, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। अब अगला प्रश्न है, ठीक, ज्योग्राफी से। अब ज्योग्राफी जितनी भी यहां पर क्वेश्चन हैं ज्योग्राफी के, कल लास्ट लेक्चर में हमने, ठीक है, वो सारे मैप वगैरह से देख लिए थे। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को हमें सीधे बस इसी तरह से देखना है, सीधे सीधे उन्हें वॉच आउट करना है। कर्क रेखा के उत्तर में भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल दक्षिण की तुलना में लगभग 2 गुना है। मुझे बताएंगे?
ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में बेटा भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है दक्षिण की तुलना में लगभग 2 गुना है। ठीक है, लगभग 2 गुना है, यस, लगभग लगभग 2 गुना है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, ठीक है, और जबकि संपूर्ण भारत का, ठीक है, 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है एग्जैक्टली। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद भारत का भूभाग दक्षिण की ओर संकरा हो गया है, यस, ठीक है, तीनों ही सही है, ये हमने कल भी बताया था, तीनों ही सही है। अगला, भारत की कुल थल सीमा जो है मतलब लैंड, ठीक है, टोटल लैंड बॉर्डर जो है थल सीमा, वह 92 डिस्ट्रिक्ट और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। थल सीमा टोटल 92 जिले और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको बताना है कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। तो बिल्कुल सही बात है, और ये पॉइंट मैंने क्यों बोला है कि एज अ फैक्ट आप याद कर सको, ये आपका एडिक्विटी ने पूछा था मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये एडिक्विटी ने ये प्रश्न आपका पूछा है, तो इसको मैंने स्टेटमेंट के तौर पर कर लिया है कि थल सीमा टोटल 92 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, भारत की थल सीमा, फिर से बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, भारत की थल सीमा 92 डिस्ट्रिक्ट और टोटल 17 स्टेट से, टोटल 17 स्टेट और 92 डिस्ट्रिक्ट है, वहां से होकर गुजरती है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य, पाक स्टेट, इसको बोलेंगे पाक स्टेट, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। 8 डिग्री चरण लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, कल देखा था। म्यांमार के साथ भारत की सीमा मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र और इरावती नदियों के बीच में वाटर शेड का अनुसरण करती है। जी हाँ, म्यांमार के साथ हमारी सीमा कितनी है, 1643 किलोमीटर है। अच्छा, कितने राज्यों से है, अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यांमार के साथ जो हमारी सीमा है वो कितने राज्यों से है, कितने स्टेट से है, आप मुझे बताएंगे कौन कौन से स्टेट से है, प्लीज बोलिए ना, कौन कौन से। तो आप ऊपर से चलो, तो आप अरुणाचल प्रदेश से चलेंगे, एक सेकंड रुकिए, ऊपर से चलो, अरुणाचल प्रदेश से चलेंगे, अरुणाचल प्रदेश के नीचे आएंगे आप, ठीक है, अरुणाचल के आप नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा आपका, नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड से नीचे आएंगे क्या पड़ेगा, मणिपुर, मणिपुर से नीचे आएंगे क्या पड़ेगा, मिजोरम, मिजोरम है ना, हमने पढ़ा है ना इस बात को, मिजोरम, बोलो बाबू, हमने पढ़ा है ना इस बात को, बिल्कुल हमने पढ़ा है इस बात को, तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं बिल्कुल किसी भी तरह का। तो अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, तो नेपाल के साथ, ठीक है, ये क्लियर है, नेपाल के साथ भारत की, ठीक है, सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के राज्य के साथ साझा होती है, नहीं, बिहार के साथ, बिहार के साथ, ठीक है, नेपाल और भारत की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर हो रही है, ठीक है, एक्चुअली बिहार स्टेट के साथ, नेपाल और बिहार भारत में, ठीक, मतलब भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट जो नेपाल के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है वह बिहार है, नॉट उत्तर प्रदेश। तो ये गलत हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा वही तो सही है, तो डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो गलत हो जाएगा वो सही है, तो डी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, 82.5 डिग्री देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के खरबड़ा गांव से गुजरती है, सही है, एग्जैक्टली यहां पर याद कर लेना, ये भी फैक्ट दिया मैंने आपको, ठीक है, ये भी फैक्ट दिया, ये आपकी कॉपी में ऐड होना चाहिए, सब लोग अपने नोट्स में, कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के इस खरबड़ा गांव को भी आप, ठीक है, याद कर लो, कि एग्जामिनर कितना डिटेल में जाएगा, एग्जाम पर जी, एग्जामिनर बेटा कितना डिटेल में जाएगा, कितना डीप में जाएगा, वो जितना जाएगा उसकी जितनी औकात है, आप उससे ज्यादा जाना, आप उससे ज्यादा जाना, वो डाल डाल तुम पात पात, और फिर खेलना उसके साथ खेल, कि भाई तू डाल डाले तो हम भी पात पात हैं। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के खरबड़ा गांव से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के खरबड़ा गांव से गुजरती है। यह रेखा छत्तीसगढ़ के चंपा जिले से भी होकर गुजरती है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी एक नया फैक्ट दिया मैंने कि छत्तीसगढ़ के चंपा जिले से भी निकलती है, और छत्तीसगढ़ में ये, देखिए, एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं, कर्क और 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। मानक मध्याह्न रेखा का चयन इसलिए किया गया है ताकि भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच में 2 घंटे के समय अंतराल को संतुलित किया जा सके, बिल्कुल संतुलित किया जा सके, इसलिए हमने इसका यूज किया है, ठीक है, क्योंकि लोकल टाइम से होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए,
लोकल टाइम मतलब स्थानीय समय। स्थानीय समय कौन सा होता है? जो हम सूर्य की स्थिति के आधार पर मेजर करते हैं, सूर्य की स्थिति के आधार पर हम मेजर करते हैं, उसको लोकल टाइम कहते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइम कौन सा होता है? स्टैंडर्ड टाइम जो लोकल टाइम की असुविधा को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं। लोकल टाइम से होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए जो हम टाइम यूज करते हैं वह आपका स्टैंडर्ड टाइम है। वह कौन सा टाइम है? स्टैंडर्ड टाइम है। स्टैंडर्ड टाइम है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है, चलिए, तो इसलिए स्टैंडर्ड टाइम जो मानक समय रेखा है, हम इसलिए एक ऐसी मानक समय रेखा ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो लगभग लगभग किसी भी देश के बीचों बीच में आती हो। तो किसी भी देश के बीचों बीच में आती हो एक ऐसी हम मानक समय रेखा ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हम समय की असुविधा से बच सकें। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा, ठीक है, जो मेनलैंड है, जो मेनलैंड है मेरे प्यारे बच्चे, तो मेनलैंड इंडिया अप्रोक्सीमेटली 6100 किलोमीटर। ठीक है, तट रेखा जो है वो 7516 है, लेकिन अभी, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA ने एक नया डेटा जारी किया है, उसके अंतर्गत 11,098 किलोमीटर ये दर्शाई गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत सरकार की गजट में अभी भी ये 7516 है। द गजट ऑफ, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, अभी भी 7516 है, ये अभी भी 7516 है। ठीक है, और बाकी का जो मेनलैंड की है, जो मुख्य भूमि की रेखा है, मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है? मेनलैंड इंडिया अप्रोक्सीमेटली द कोस्ट लाइन ऑफ मेनलैंड इज 6100 किलोमीटर। तो मुख्य भूमि की तटीय रेखा 6100 है। ठीक है, द्वीपों को मिलाते तो 7516.6 है, लेकिन मैंने बताया कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डेटा दिया है। ये भारत के कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के, भारत के कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे स्थित 9 है। 9 और 4, 9 और 4 कितने होते हैं? 13 हो गया टोटल। तो 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, 9 स्टेट्स हैं। ये कल मैंने आपको बता दिया था, मैं दोबारा रिवीजन, ठीक है ना, मतलब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, कल बता चुके हैं। तो बेटा 9 स्टेट्स हैं मेरे प्यारे बच्चे, 9 स्टेट्स हैं, और 4 जो हैं, 4 आपके यूटी हैं, 4 यूटी हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे जी। तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है, आगे भी जैसे जैसे जीएस के जो जो टॉपिक आपके होते चले जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, वैसे वैसे हम उसको आगे लेकर चलेंगे। कभी हम किसी विषय से स्टार्ट कर लेंगे, कभी किसी विषय से, ऐसा ऐसे बोर नहीं बनाएंगे कि हम पहले स्टैटिक जीके से स्टार्ट करें फिर हम पॉलिटिक, कभी भी कोई भी विषय ले आए, जैसे कि ये मतलब एक एक्साइटमेंट ये भी हो कि आज रात 9 बजे वाला प्रैक्टिस सेट कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, मतलब ये भी एक एक्साइटमेंट होता है ना यार, बताओ। एक अपने आप में ये भी एक एक्साइटमेंट वाली विषय वस्तु है कि सर आज रात 9 बजे वाला जो प्रैक्टिस सेशन है वो किससे स्टार्ट होगा, कौन से सब्जेक्ट से, तो ये भी रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल और स्थिति के आधार पर, ठीक है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है आपका मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है, ठीक, बड़े से छोटा आपको बताना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है, 7वां सबसे बड़ा देश है यस, रसिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक है, भारत में रूस, कनाडा, चाइना, ठीक है ना, ब्राजील, ये गलत हो गया। ठीक है, रसिया के बाद आपका, ओ सही है सही है सही, सॉरी, रसिया के बाद कनाडा के बाद यूएस है यार, तो ये गलत हो गया ना जी, गलत हो गया, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। तो आपको अवरोही क्रम पहचानना है। भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 की तुलना में पूर्व पश्चिम विस्तार जो है वो 2933 अधिक है। ठीक है ना, उत्तर दक्षिण 3214 की तुलना में पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ए और बी दोनों सत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य क्यों है? ठीक है, रसिया के बाद कनाडा है, कनाडा के बाद यूएस है, यूएस के बाद चाइना है, चाइना के बाद फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो यहां पर ये ध्यान रखना, केवल एक सही होगा, ओनली ए विल बी राइट आंसर, केवल एक। अब यहां से है आपके स्टैटिक जीके स्टार्ट होती है। ठीक है, ओके, तो यहां से हम स्टैटिक जीके को देखेंगे और बहुत जबरदस्त तरीके से स्टैटिक जीके को देखेंगे। पहले तो ये बताओ सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया है, ठीक है, बिल्कुल बोरियत तो नहीं होती, लेकिन ये पता है अपने आप में एक, ठीक है, ये भी
आप लोगों का भी यार वास्तव में हैट्स ऑफ, ठीक है, फॉर यू गाइस। क्योंकि इसलिए कि पूरे दिन आप लोग क्लास लेते हो और रात की 9 बजे वाली इस क्लास में आप इतनी बड़ी संख्या में लाइव भी आते हो और इतनी शानदार तरीके के साथ आप इस क्लास में पार्टिसिपेट करते हो। इतनी जबरदस्त एनर्जी है, लगातार कमेंट भी कर रहे हैं आप लोग, जवाब भी दे रहे हैं कि सर इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा। लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, मैं आपको 2-3 बात बताता हूँ। सबसे पहले तो ठीक है, ये एक बहुत रामबाण आरडब्ल्यूए का एक प्रयास है। मतलब आप सोच के देखो कि जीएस में थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। तो थ्योरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जीएस में जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये भी जो है ना अपने आप में जबरदस्त चीज है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। देखिए एक बहुत बेस्ट अप्रोच है ये। साथ के साथ हम क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं, हमें ये पता भी चल रहा है ना कि क्वेश्चंस, और देखो इससे ज्यादा टफ वो पूछ नहीं सकता, उसकी औकात नहीं, एडिक्विटी की मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछ सकता। ऐसे ही बस देखिए जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, जीएस के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टॉपिक आगे बढ़ेंगे, हम ऐसे ही प्रश्न लास्ट तक कंटिन्यू रखेंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। लेकिन इस क्लास को आपको किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं है। बस एक बात मुझसे प्रॉमिस कर लो बच्चे, ठीक है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता और ना मुझ पर बहुत ज़्यादा बातें बनानी आती। बस मैं इतनी सी बात बताता हूँ कि इतनी शिद्दत से इनको तैयार किया गया इन क्वेश्चंस को, वो आपको मेहनत साफ दिख रही होगी, ठीक है। मैं लगभग लगभग देखो अभी मैं सिविल सर्विसेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, जो मेंस देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एथिक्स पढ़ाता हूँ वहाँ पर। एथिक्स पेपर 4 है, पेपर 5 और पेपर 6 भी मैं उनको पढ़ाता हूँ जो कि यूपी से स्पेशल है। प्लस में पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूँ। हालांकि पॉलिटिकल साइंस की जिम्मेदारी मैंने छोड़ दी, क्योंकि आपके यहाँ मुझे ज़्यादा जिम्मेदारी मिल गई, तो फिर मैंने कहा इतना बिजी। एलटी ग्रेड वहाँ पर भी मैं हूँ, वहाँ पर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैन चैनल पे भी पढ़ा रहा हूँ। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, वो सारी क्लासेस की मेहनत एक तरफ, ये कहाँ से लग गया, चलिए, तो वो सारी क्लासेस की मेहनत एक तरफ और आपकी इस क्लास की मेहनत एक तरफ, सच्ची बात बता रहा हूँ। क्योंकि एडिक्विटी के पैटर्न को देखना, उससे पहले थोड़ा सा टीसीएस को पैटर्न को देखना, दोनों में अंतर को समझना कि क्या क्या अंतर दोनों में हो रहा है, और उसके बाद फिर ऐसे क्वेश्चंस बनाना, बस समझ, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, इसको करने से पहले, इनके क्वेश्चंस को करने से पहले हम थोड़ा सा इसके थ्योरी पार्ट को रिवाइज कर लेते हैं, प्लीज एक बार इसके थ्योरी पार्ट को हम रिवाइज कर लेते हैं। आइए, देखिए यहां से हम देखेंगे, यूनेस्को वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1945। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी, ध्यान रखना है कब हुई यूनेस्को की स्थापना, 1945 में हुई। यूनेस्को सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थलों को, देखिए ये ध्यान रखना है, एक तो सांस्कृतिक मीन्स कल्चरल, और दूसरा जो नेचुरल इंपोर्टेंसी के जितने भी, ठीक है ना, हेरिटेज साइट्स होती हैं, जितने भी स्थल होते हैं, ठीक है, उनको वह लिस्टेड करती है। ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण होने चाहिए, मतलब एक तो ये हिस्टोरिकल होनी चाहिए, हिस्टोरिकल का मीन्स, ठीक है, हिस्टोरिकल कल्चरल होनी चाहिए, दूसरे नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। भारत में यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त टोटल 44 कैसे हैं बच्चे, टेंजिबल आपका हेरिटेज साइट है, 44 मूर्त विरासत स्थल हैं, 44 टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगेन रिपीट, ठीक है, भारत में यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता प्राप्त, आप ये कह सकते हैं देयर आर टोटल ऑफ 44 टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, 44 है। अब 44 का आप क्लासिफिकेशन करेंगे, बस ये ध्यान रखना, 44 का क्लासिफिकेशन आप करेंगे 36, 7 और 1, देखिए ऐसे आप इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे सर कैसे, जरा बताओ आपने क्लासिफिकेशन कैसे किया। 36 जो है वो आपके कल्चरल हैं, सांस्कृतिक हैं, ठीक है बच्चे, 36 सांस्कृतिक हैं, 7 आपके जो हैं वे प्राकृतिक हैं, और एक है आपका मिक्स्ड, एक है मिक्स्ड कल्चरल, मिक्स हेरिटेज साइट है, एक मिक्स्ड है। 7 आपकी जो है वो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण हेरिटेज साइट है, और 36 जो है 36 वो आपकी कल्चरल हेरिटेज साइट है।
तो 36, 7 और 1, ठीक है, 44 को आपने ऐसे बांटा, 7 और 1 8, ठीक है, और 36 और 8 हो गए 44। 44 का क्लासिफिकेशन आपने 36, 7 और 1 में किया, मेरे साथ साथ बोलो, 44 का क्लासिफिकेशन आपने 36, 7 और 1 में किया, ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अगर हम इंटेंजिबल हेरिटेज साइट देखें तो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट की संख्या 16 है। इंटेंजिबल हेरिटेज साइट कितनी है? इंटेंजिबल हेरिटेज साइट की संख्या 16 है, उनकी संख्या 16 है। 1946 से भारत, ठीक है, यूनेस्को का एक सदस्य देश है। यूनेस्को के सर्वाधिक स्थल 61 इटली में लिस्टेड है, 61 है, ठीक है, सबसे ज्यादा भारत के 44 है, लेकिन सर्वाधिक यूनेस्को स्थल जो है वो इटली के हैं, और ठीक है, ये ध्यान रखना है, और यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक है। आइए अगला, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल। अब ये भारत के जितने भी हैं ये टेंजिबल है, ये मूर्त है, 44 है मूर्त, ठीक ना, हेरिटेज, ठीक है ना, चलिए, ठीक है ना, आप इनको कहेंगे कि ये है आपके मूर्त सांस्कृतिक स्थल, ठीक है, ये मूर्त धरोहर है, यूनेस्को की ये हेरिटेज है, विरासत है, ठीक है, मूर्त, यूनेस्को की मूर्त विरासत है। 1983 में सबसे पहली बार आगरा का किला, ठीक है, अब ध्यान रखना, आगरा का लाल किला ये अकबर ने बनवाया था, आगरा वाला। दिल्ली वाला लाल किला, ठीक है, ये बनवाया है शाहजहां ने। इलाहाबाद वाला जो रेड फोर्ट है लाल किला, ये भी अकबर ने बनवाया है, अकबर के द्वारा, और इसमें जहांगीर का खास महल भी शामिल है। फिर दूसरा है 1983 में ही ताजमहल को यूनेस्को ने अपने, ठीक, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया, टेंजिबल कैटेगरी में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया, इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, और इसको मुगल कला का रत्न भी कहा जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मुख्य वो थे, वास्तुकार थे, ठीक है। अजंता, अजंता 1983 में, ठीक है, अजंता की गुफाओं को भी लिस्टेड किया गया 1983 में, अजंता की गुफाओं को भी टेंजिबल के अंतर्गत लिस्टेड किया गया। ये जातक कथाओं पर आधारित है, जातक कथा मतलब पुनर्जन्म की कथाएं, जातक कथाएं हैं। इनका निर्माण वाकाटक वंश के द्वारा किया गया है, जो वाकाटक वंश के नरेश हैं, उन्होंने वाकाटक वंश के शासकों ने इनका निर्माण किया है। ये वाकाटक वंश आपको समझ लेना, जब उत्तर भारत में गुप्ता पीरियड था तब दक्षिण भारत में वाकाटक वंश शासन कर रहा था। ये गुप्ता पीरियड के समकालीन है, ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, रिलेटेड टू बुद्धिज्म, और प्लस इसमें टोटल गुफा जो है वह 29 है। इसमें 25 विहार और 4 चैत्य हैं। विहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, विहार कहा जाता है। तो टोटल गुफाएं जो हैं, जो टोटल केप्स हैं वो 29 हैं, जो टोटल केप्स हैं 25 इसमें जो है वो विहार है। विहार का मतलब है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान, और 4 जो है वो चैत्य, चैत्य का मतलब होता है बेटा पूजागर, जहां पर पूजा की जाती है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, 3 कॉन्सेप्ट हैं। एक है स्तूपा, स्तूप, ठीक है, स्तूप का मतलब होता है ये एक तरह के महात्मा बुद्ध के ध्वंसावशेषों पर निर्मित है। शेष महात्मा बुद्ध साहब के ध्वंसावशेष पर निर्मित है, ठीक है। स्तूप कहने का मतलब है, आप स्तूप को बोल सकते हैं, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, इन द मेमोरी ऑफ महात्मा बुद्ध साहब। फिर इसके बाद 1983 में ही आप देखेंगे कि अभी तक 1983 ही चल रहा है। 1983 में ही आगरा का लाल किला जो कि अकबर ने बनवाया, 1983 में ही आपका ताजमहल जो कि शाहजहां ने बनवाया, 1983 में ही अजंता, और 1983 में ही हमने एलोरा की गुफाओं को, ठीक है, टेंजिबल कैटेगरी के अंतर्गत यूनेस्को ने शामिल किया, ठीक है। मूर्त संरचना, ये सभी मूर्ति हैं, तो बार बार मैं मूर्त नहीं बोलूंगा, बार बार मूर्त नहीं बोलना, ये सभी 1983 में। इसमें टोटल गुफाएं कितनी है? 34 है। तो आपको ध्यान रखना है कि एलोरा में ज्यादा है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एलोरा में ज्यादा है, किससे? अजंता से। अजंता में 29 है, इसमें 34 है, ठीक है। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है आपको कि ये जो एलोरा की गुफाएं हैं ये आपके चरणाद्री पहाड़ी पर, एक चरणाद्री हिल्स है, डेट इज अ पार्ट ऑफ चरणाद्री हिल्स, ऑफ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, ठीक है। इसमें गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, 1 से 12। गुफा संख्या 13 से 29 हिंदू धर्म से संबंधित है, और इसमें कुछ गुफाएं जैन धर्म से भी संबंधित हैं। फिर इसके बाद, ठीक है, 1983 में टोटल हमने, ठीक है, 4
स्थलों को मूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत शामिल किया। मतलब हमने, मतलब है यूनेस्को ने टोटल 4 हेरिटेज साइट को शामिल किया है, जिसमें कौन कौन सा है? आगरा का लाल किला, ठीक है, आपका ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं। अजंता एलोरा की गुफा, अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म, एलोरा की बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से भी संबंधित है। चलिए, अब महाबलीपुरम के स्मारक ये 1984 में शामिल किए गए। महाबलीपुरम के स्मारक 1984 में शामिल किए गए। महाबलीपुरम के जितने भी स्मारक हैं इसमें रथ मंदिर, पैगोडा वगैरह आते हैं, पल्लव राजाओं के द्वारा निर्मित। इसका सबसे पहले जो काम स्टार्ट किया था, ठीक है, पल्लव मंदिर वास्तुकला का निर्माण करने वाला जो राजा था वह पल्लव शासक महेंद्र वर्मन थे, जिनकी शैली को महेंद्र वर्मन शैली कहा जाता है। इन्होंने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनको सब पैगोडा भी कहते हैं। इसमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा है और युधिष्ठिर रथ इसमें सबसे बड़ा है, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, इसमें। चलो ठीक है। अब इसके बाद विश्व सांस्कृतिक धरोहर आपका जो 7वां है भारत का, वो है 1985 में, ओहो सॉरी, वह 1985 में काजीरंगा। काजीरंगा ऑब्वियस सी बात है, अभी नेशनल पार्क है काजीरंगा, नेशनल पार्क काजीरंगा, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, दोनों ही हैं। 1974 में नेशनल पार्क घोषित किया गया, 2007 में फिर इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये फेमस है आपका, ठीक है, एक सींग वाले राइनो के लिए, ठीक है, वन हॉर्न राइनो के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा फेमस है। काजीरंगा असम में है। 1985 में हमने इसको काजीरंगा को शामिल किया। तो अब देखो आप, 1983 में 4 याद करना है, 1983 में 4, 1984 में केवल 1, 1984 में केवल 1, ठीक है, फिर आया 1985, 1985, अभी 1985, वो 4 कौन सा है? आगरा का, ठीक है, लाल किला, आगरा का ताजमहल, अजंता एलोरा। ये एक कौन सा है? महाबलीपुरम के स्मारक पल्लव शासकों के ने बनवाए, ठीक है। अब वो, ठीक है, 1985 में अभी आपका कौन सा आया? काजीरंगा 1985 में। 1985 में मानस, 1985 में केवलादेव, ठीक है ना, केवलादेव। और 1985 में बच्चे केवलादेव के साथ साथ ये भी है बच्चे विश्व धरोहर स्थल, ये 10 होगा, 10 होगा। कितनी बेकार तरीके से काम किया है, राजा कृष्णदेव द्वारा निर्मित करवाया गया था ये, ठीक है ना। और ये है आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर जो बनाया गया है, जो मतलब हम्पी है आपका, ठीक है, यस, क्योंकि ये 11 हो जाएगा ना, ये ध्यान रखना है आपका। तो 1985 में आपका ये बिल्कुल क्लियर है। 1985 में आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे कि 1985 में काजीरंगा, ठीक है, 1985 में ही आपका मानस, ये भी असम में है मानस, यहाँ से मानस नदी होकर बहती है, ये भी असम में है, मानस नदी होकर बहती है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। केवला देव भी ये भरतपुर में है। चलिए ठीक है, फिर आपका 11वां है खजुराहो के स्मारक, ठीक है, खजुराहो चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे, मध्य प्रदेश, ठीक है, चंदेल वंश के शासकों सबसे पहले, ठीक है, चंदेल शासकों में आपसे पूछा जाए तो राजा गंडदेव, ये गंडदेव के बाद धंगदेव, धंगदेव के बाद फिर उनके बेटा हुए, ठीक है ना। चलो, तो वो है विद्याधर, उसके बाद उनके बेटा विद्याधर हुए, विद्यादेव, फिर अंतिम जो महान शासक था वो परमर्दी देव था इस वंश का। ये हिंदू और जैन धर्म को समर्पित है, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए। 1986 में फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनवाया गया, यहाँ पर पंचमहल है, अनूपताल है, जोधाबाई का महल है यहाँ पर, ये सब। 1986 में गोवा के जो चर्च हैं, गोवा के चर्च और प्लस जो कॉन्वेंट ऑफ गोवा है, ठीक है, उसको हमने शामिल किया है टेंजिबल, ठीक है, हेरिटेज साइट में। तो टेंजिबल हेरिटेज साइट में हेरिटेज मींस आपका धरोहर स्थल, तो गोवा। फिर एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में, इनका स्थानीय नाम एलिफेंटा की गुफाओं का क्या है? घारापुरी गुफाएं। ये एलिफेंटा की गुफाओं का जो स्थानीय नाम है वो घारापुरी गुफाएं हैं। यहाँ पर टोटल 7 गुफाएं हैं, जिसमें 5 हिंदू भगवान शिव प्लस 2 बौद्ध गुफाएं हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 15वां विश्व धरोहर स्थल, ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, डेल्टा है सुंदरवन, पश्चिम बंगाल का जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये आर्कवेट डेल्टा है। अगर कोई भी पूछे कि कैसी शेप है इसकी, तो इसकी शेप है, ये आर्कवेट डेल्टा है, ये चापाकार डेल्टा है। हाँ बेटा, नहीं अभी चल रहा है, इधर आओ। हाय बोल दो सबको, हाय सबको
तुमसे बड़े हैं बहुत यहाँ पे। हाँ, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं ना, तुम होमवर्क करते हो? कर लिया? पहले ही। पता है ये लोग बहुत पढ़ते हैं, जितने भी भैया हैं। अभी तुमको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन इनको आप दिखाई दे रहे होगे अच्छे से। थोड़ा सा आपको मैं और अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखो। अब आप देख रहे हो अपने आप को अच्छे से, इधर देखो। अब आप देख रहे हो अपने आप को अच्छे से? ठीक है, अब बाय बोल दो और जाओ, जाओ। चलिए, मैं ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ बच्चे। वो इसलिए कि ठीक है, थोड़ा सा मतलब आप लोगों की आंखों पर थोड़ा सा कम इसका असर पड़े। चलो ठीक है ना, ये बात आई, सभी को समझ में आई? यहाँ तक किसी भी मेरे प्यारे छोटे बहन भाई को कोई इश्यू तो नहीं, बिल्कुल भी किसी भी तरह का? जी। तो यहाँ पर देखिए, तो विश्व धरोहर स्थल 15वां आपका सुंदरबन है। ये गंगा डेल्टा का एक हिस्सा है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्कवेट चापागार डेल्टा है। फिर सांस्कृतिक स्थल 16वां है पड्डदकल के स्मारक। पड्डदकल के स्मारक जो है, पड्डदकल, ये कर्नाटका में है। 1987 में इसमें 9 हिंदू और 1 जैन मंदिर है। फिर आगे है आपका महान चोल मंदिर, जिसको राजेंद्र चोल ने बनवाया था। ये 17वां है आपका, ठीक है। जिसमें आपका बृहदेश्वर मंदिर, ये राजराजेश्वर प्रथम ने बनवाया था, राजराज प्रथम। ठीक है, ये भगवान शिव को समर्पित है। राजराज प्रथम ने इसको बनवाया था तंजौर में। ये बहुत पूछा जाता है, राजराज फर्स्ट। इसी को बृहदेश्वर मंदिर भी हम कहते हैं। चोल शासक थे राजराज प्रथम, उन्होंने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है ना, क्लियर है। गंगई कोल्ड चोलपुरम, ये एक नगर है, गंगई गोंड चोलपुरम। इस नगर की स्थापना राजेंद्र चोल प्रथम ने की थी, जब उन्होंने महिपाल को पराजित किया था, जो कि कन्नौज का शासक था महिपाल। तो उसको पराजित करने के बाद उन्होंने गंगई कोंड की उपाधि धारण की, एक नगर बसाया गंगई कोंड चोलपुरम, वहां पर एक मंदिर बनवाया। फिर ऐरावतेश्वर का मंदिर है, ये भगवान इंद्र के श्वेत हाथी के नाम पर है, ऐरावतेश्वर का मंदिर। ठीक है, तो अभी इसमें कितने हुए टोटल आपके? इतने स्थल हुए। आगे के स्थल आपके यहां पर हैं सारे, यहां हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे नंदा देवी और फूलों की घाटी, ये उत्तराखंड पे है। 1988 में इसको, ठीक है, हमने शामिल किया, नंदा देवी और फूलों की घाटी। नंदा देवी 1988, फूलों की घाटी को 2005 में। ठीक है, नंदा देवी फूलों की घाटी। 19वां है आपका सांची के बौद्ध स्तूप, मध्य प्रदेश। ये अशोक के द्वारा निर्मित है। जो सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, ये अशोक के द्वारा बनवाया गया है। 200 के रुपए के नोट पर ये अंकित है सांची का स्तूप। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, 1993 में शामिल किया गया, और ये दिल्ली का पहला यूनेस्को साइट है। फिर 21 में हमने फिर कुतुब मीनार को भी शामिल कर लिया, 1993 में 21वें स्थल के रूप में, हेरिटेज साइट के रूप में। और ये कुतुब मीनार संत हैं एक, ठीक है, सूफी संत हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार बिनका की। ये एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक के दार्शनिक गुरु थे, उनके नाम पर इनका नाम पड़ा है। इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में इसकी चौथी मंजिल गिर गई थी, बिजली गिर गई उस पर, तो उसने चौथी और पांचवी 2 अतिरिक्त मंजिल इस पे बनवाई थी। ठीक है, इसी परिसर में अलाई दरवाजा है। अलाई दरवाजा किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद भी है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद एक्चुअली बनवाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही, कि पृथ्वीराज चौहान का किला था वहां पर, राय पिथौरा किला, उसको तुड़वा कर उसके ध्वंसावशेषों पर कुतुबुल इस्लाम मस्जिद बनवाई है। ठीक है, भारतीय रेलवे कि विभिन्न भारतीय राज्य 1999 में हमने इसको शामिल किया है। ठीक है, चलो अब इतना सही है, बाकी के हम आगे देखेंगे। पहले हम 5 क्वेश्चंस को देख लें। क्योंकि ये तो आपने बैच में भी पढ़ा होगा। यहां पर मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया, तो मतलब है कि सोने पे सुहागा हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, एक बार आपने रिवीजन कर लिया। तो यहां पर हम देखेंगे मराठा सैन्य परिदृश्य 2025, उनके किलों के वर्गीकरण के संबंध में, क्योंकि ये जो है ना, ये अभी अभी यूनेस्को में शामिल हुए हैं। ठीक है, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में अभी अभी शामिल हुए हैं, करंट का है, तो पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है जी। बहुत बड़े, तो इनको पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना है, तो इसलिए हमें यहां पर ध्यान रखना है। मराठा सैन्य परिदृश्य के किलों के वर्गीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रतापगढ़ को इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण पहाड़ी वन किला कहा गया है, बिल्कुल सही बात है।
प्रतापगढ़ को इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण पहाड़ी वन किला कहा गया है। पनहाला किला एक पहाड़ी पठार किला है। पनहाला, यस। सिंधुदुर्ग और सुवर्णदुर्ग दोनों ही द्वीपीय किला के उदाहरण हैं। दोनों ही आपके आइलैंड फूड के एग्जाम्पल्स हैं। अगला, होयसल मंदिरों के बारे में आपको बताना है, बहुत अच्छे से आपको इसका जवाब देना है। वेल्लूर का चिन्ना केशव मंदिर, जो वेल्लूर का चिन्ना केशव मंदिर है, होयसल मंदिरों के बारे में बताना है। तो वेल्लूर का चिन्ना केशव मंदिर राजा विष्णुवर्धन के द्वारा चोलों पर ठीक है मिली जीत की स्मृति में बनवाया गया था। एग्जैक्टली राइट है। ठीक है, राजा विष्णुवर्धन ने जब चोलों को 1116 में हराया तब उन्होंने वेल्लूर के चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण उस स्मृति में, उस स्मारक के तौर पर करवाया था। जो हेलेवीडू का होयलेश्वर मंदिर है वो एक जुड़वा मंदिर है। बात तो सही है कि हेलेवीडू का जो होयलेश्वर मंदिर है जुड़वा मंदिर है। मलिक काफूर के आक्रमण से पहले ही हो चुका था बच्चे इसका निर्माण। मलिक काफूर के आक्रमण के बहुत पहले ही हो चुका था, ये गलत है। सोमनाथपुर का केशव मंदिर एक त्रिकूट मतलब 3 गर्भगृह वाला मंदिर है जो 16 कोणीय तारे के आकार से बना है। ये बात भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये सोमनाथपुर का जो केशव मंदिर है वह एक त्रिकूट, त्रिकूट का मतलब है कि 3 गर्भगृह वाला है जो 16 कोणीय तारे के आकार से बना है। एग्जैक्टली करेक्ट है। एक और अमूर्त विरासत, देखिए अमूर्त विरासत मतलब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अमूर्त विरासत के तत्व और उनकी विशेषता। कुटियाट्टम के बारे में पूछा है, इसमें नेत्र अभिनय, नेत्र अभिनय, कुटियाट्टम मतलब नेत्र अभिनय, आंखों से अभिनय, आंखों की भाषा मुख्य है। और इसे आंखों की भाषा को मेरे प्यारे बच्चे जिन थिएटरों में प्रदर्शित किया जाता है उनको कहते हैं कुट्टम्पल। क्लियर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। मुडियड्डू, इसमें प्रदर्शन से पहले फर्श पर देवी काली का चित्र बनाया जाता है। मुडियड्डू में प्रदर्शन से पहले फर्श पर। संकीर्तन में ड्रम और झांझ दोनों का उपयोग किया जाता है और ये मणिपुर की वैष्णव समुदाय से संबंधित है। करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, तीनों ही बिल्कुल सही होंगे, है ना भाई? हाँ या ना बताओ। जी, अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की जो 20वीं अंतर सरकारी समिति हुई है, बैठक हुई है, इसके संदर्भ में आपको बता रहा है। यूनेस्को की 20वीं अंतर सरकारी समिति की बैठक में इस सत्र की जो अध्यक्षता हुई थी, 20वें सत्र की, ठीक है, इंटर गवर्नमेंट कमेटी, तो इसकी अध्यक्षता भारत के राजदूत विशाल वी शर्मा जी के द्वारा की गई। बिल्कुल, भारत के राजदूत विशाल वी शर्मा जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इस सत्र का आयोजन ऐतिहासिक लाल किले दिल्ली में किया गया था। बिल्कुल सही है। दीपावली को भारत की 16वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी गई। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो 16वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में दीपावली को मान्यता दी गई। बिल्कुल सत्य बात है, तीनों ही कथन सत्य हैं, तो गलत इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि गलत कथन पूछा है, गलत कोई है भी नहीं। अब जब गलत कोई है भी नहीं तो भाई कैसे बना दूं मैं गलत कहीं क्योंकि कोई भी गलत नहीं है ना इसमें, कोई भी इसमें गलत नहीं है। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में सूक्ष्म तथ्यों का मिलान कीजिए। देखो एक बात बताऊं, इसकी पीडीएफ में आपको कल्चरल और जो आपके जितने भी टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल टेंजिबल हेरिटेज, ठीक है, इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे। तो आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना जल्दी से, उन सभी, ठीक है, आपके मूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों को, ठीक है, चाहे वो सांस्कृतिक हो या फिर वो पर्यावरणीय हो, तो ठीक है, जितने भी विरासत स्थल हैं, मूर्त विरासत स्थल, उनको आप याद कर लेना। अमूर्त वालों को हम कल देख चुके थे, इंटेंजिबल को कल देख चुके थे। अजंता और एलोरा की गुफाओं के संदर्भ में सूक्ष्म तथ्यों का मिलान कीजिए। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से और वाकटक राजवंश के राजा हरिश्चंद्र के समय विकसित हुई। बिल्कुल सही बात है यार, ये तो ठीक है। अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, वाकटक राजवंश के राजा हरिश्चंद्र के समय विकसित हुई। एलोरा की गुफाएं तो तीनों ही धर्मों से संबंधित है, राजपूत राजवंश के द्वारा बनवाया गया। अजंता की कला ने भारतीय शास्त्रीय कला की नींव रखी। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अजंता की कला ने भारतीय शास्त्रीय कला की नींव रखी? तो बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हैं कि अजंता की कला ने ही भारतीय शास्त्रीय कला की नींव रखी है। बिल्कुल आप ऐसा बोला, बेधड़क होकर आप ऐसा बोले। तो 1, 2 और 3, ठीक है। तो आज ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं चला, आप ये मत सोचना, क्योंकि आपको भी पता है कि पॉलिटी में कुछ हुआ नहीं है, केमिस्ट्री में ठीक है ना, जो भी हुआ था वो कल हम देख ही चुके थे, उसको हुआ थोड़ा बहुत वो उसमें हुआ, तो बहुत मजा आया होगा। एक बार सब लोग बताएं, ठीक है, थम्स अप करके, बहुत आनंद आया, मुझे बहुत मजा आता है कसम से। अभी 1.5 घंटा होने जा रहा है इस क्लास को और पता नहीं चला कब हो गया।
डेढ़ तो छोड़ो, 2 घंटे नहीं पता चलते कि 2 घंटे कब हो गए। तो सब लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें, बहुत बढ़िया से रहें, बहुत पॉजिटिव रहें हमेशा। ठीक है, देखो जिंदगी में प्रॉब्लम्स का आना, ठीक है, डेट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, आप आती रहेंगी, लेकिन आपका जो काम है लगातार पढ़ते रहना, वो कभी नहीं छूटना चाहिए। लगातार पढ़ते रहने वाला काम जो है वो आपका कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है सर, ओके। तो अब मुझे आप परमिशन दीजिए। थैंक यू सो मच। ठीक है ना, गुड नाइट, अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, सब लोग अच्छे से रहो, बहुत प्यारे तरीके से रहो, मुस्कुराते रहो, और हमेशा खुश रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो। ठीक है जी, थैंक यू।